साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। हाँ, साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हरिशंकर परसाई जी की स्मृति में हम लोग आज ये वेबिनार आयोजित किए हम लोगों ने। हरिशंकर परसाई जी अपने देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, व्यंग्य लेखक थे, और अब वो हम लोगों के पास साथ नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा और हमेशा हम लोग उनको याद करते रहेंगे। उनकी इतनी प्रखर लेखनी थी कि उन्होंने जो लिखा वो आज भी प्रासंगिक है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की बात हम लोग करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इतने साल पहले जो रचनाएं लिखी, जो कहानियां लिखी, वो आज भी भारतीय परिवेश में बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं, प्रासंगिक है, कंटेम्परेरी है। तो उसी परंपरा को हरिशंकर परसाई जी ने भी आगे बढ़ाया और हम लोगों ने उनका एक नाटक लिखा हुआ किया था, 10 दिन का अनशन, कई शोज किए हम लोगों ने। तो गजब का लेखन है, समझिए कि व्यवस्था पे, वर्तमान स्थितियों पे जो विसंगतियां हैं उन पे बहुत करारा तीखा व्यंग करते हैं उनकी रचनाओं में। तो आज इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए आज उनकी कहानी का हम लोग पाठ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कहानी का पाठ करेंगे राघवेंद्र प्रजापति, हमारे अपने अनुगति के साथी, रंगकर्मी साथी। तो राघवेंद्र प्रजापति से मैं कहूँगा कि वो कृपया हरिशंकर परसाई जी की स्टोरी जैसे उनके दिन फिरे का पाठ जो है आरंभ करें। राघवेंद्र प्रजापति। हेलो, ठीक है सर। हाँ सब, हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। ओके, तो सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। दादा आपको नमस्कार, कृष्णा दादा, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। और जितने भी मेरे थिएटर की दुनिया सर, स्थिति और बहुत सारे सभी को नमस्कार सर मेरा। हाँ तो शिवेंद्र जी सर। अब ये राघव जब अपनी स्टोरी का पाठ करेंगे, मतलब हरिशंकर परसाई जी की स्टोरी का, तो उनको पिन कर देना, ठीक है ना? हाँ, मैं पिन कर देना। हाँ, तो राघवेंद्र प्लीज, हाँ स्टार्ट करो। तो कहानी का नाम जैसे उनके दिन फिरे, वही से सबके दिन फिरे। तो एक राजा था और राजा के थे 4 लड़के। रानियां तो बहुत सारी थी, महल में मतलब समझिए कि पिंजरा पोल ही खुल चुका था पूरी तरह से। और बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जो है जहर देकर मार डाला था। और इस बात से राजा साहब को कोई आपत्ति भी नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे राजा साहब। वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश है कि राजा अपने पुत्रों को भेड़िया ही समझे। बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसीलिए राजा साहब को बहुत जल्द बूढ़ा होना पड़ा। और एक दिन राजा साहब ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा कि पुत्रों, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। और दशरथ ने कान के पास के केश श्वेत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी। और मेरे जो बाल खिचड़ी जैसे दिखते हैं ना, यद्यपि जब खिजाब जो है खुल जाता है तब हालांकि पूरा श्वेत हो जाता है, और मैं उसी समय अब संन्यास ले लूंगा और तपस्या करूंगा। इस लोक को सुधारना है ताकि तुम लोग जब वहां पर आओ तो मैं तुम्हारे लिए राजगद्दी तैयार रख सकूं। आज मैंने तुम्हें यह बतलाने को बुलाया है कि गद्दी पर 4 के बैठ सकने लायक जगह बिल्कुल भी नहीं है, और अगर किसी प्रकार तुम चारों समा भी जाओ तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे। मगर मैं दशरथ शरीक की गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तुम में से किसी के साथ पक्षपात करूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम चारों आज ही राज्य से बाहर चले जाओ और ठीक 1 साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों अपने दरबार में उपस्थित हो जाना, और मैं देखूंगा कि इस 1 साल में कितने तुम लोगों ने कितना धन कमाया है और कौन सी विशेष योग्यता हासिल की। और तब मैं मंत्री की सलाह से जिसे सर्वोत्तम समझूंगा उसे मैं राजगद्दी दूंगा। जो आज्ञा कहकर चारों लड़के राजा को भक्तिहीन प्रणाम किए और राज्य के बाहर चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमारों ने 4 रास्ते पकड़े और अपने पुरुषार्थ और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए निकल पड़े। ठीक 1 साल बाद फाल्गुन की पूर्णिमा को राज्यसभा में चारों लड़के हाजिर हुए। राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान थे और उनके पास ही
कुछ नीचे आसन पर प्रधानमंत्री बैठे थे, आगे भाट विदूषक और चटुकार जो है वो शोभा पा रहे थे। राजा ने कहा, पुत्रों, आज 1 साल पूरा हुआ और तुम सब यहाँ हाजिर भी हो गए। मुझे उम्मीद है कि मुझे उम्मीद थी कि इस 1 साल में तुम में से 3 भाई तो बीमारी के शिकार हो जाओगे या कोई एक शेष नहीं बचेगा। लेकिन खैर, तुम चारों जो है वापस आ गए हो, तो अब मेरी समस्या थोड़ी बढ़ गई है, पर तुम चारों यहाँ खड़े हो, तो अब तुम में से प्रत्येक मुझे एक बात बतलाए कि किसने इस 1 साल में क्या क्या काम किया और कितना धन कमाया और राजा के लिए आवश्यक कौन कौन सी योग्यता हासिल की। ऐसा कहकर राजा साहब ने बड़े पुत्र की ओर देखा और बड़ा पुत्र हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है। इसीलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरा ढोने का काम करने लगा। पीठ में मैंने 1 वर्ष तक बोरे ढोए पिताश्री, परिश्रम किया, ईमानदारी से धन कमाया और मजदूरी में बचाए हुए ये 100 स्वर्ण मुद्राएं, ये मुद्राएं मेरी ही है और मेरी ही मेहनत की कमाई हुई है। मेरा विश्वास है कि ईमानदारी और परिश्रम राजा के लिए बहुत आवश्यक है और मुझमें ये सारी उपलब्धियां हैं, इसीलिए मैं राजगद्दी का सर्वोत्तम अधिकारी हूँ। वह मौन हो गया और राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने दूसरे पुत्र को संकेत किया तो वो बोला, पिताजी, मैंने राज्य से निकलने के बाद सोचा कि मैं राजकुमार हूँ, क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। इसीलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूटमार करने लगा। धीरे धीरे मुझे राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा काम बहुत अच्छे से चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ काम करते थे उसके यहाँ मैंने 2 बार डाका डाला और 1 साल में कमाई 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो कि मेरे पास है। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वो राज्य का विस्तार कर सकता है और ये दोनों गुण मुझ में है, इसीलिए मैं ही राजगद्दी का सर्वोत्तम अधिकारी हूँ। 5 लाख सुनते ही जो है भैया दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा के संकेत पर तीसरा राजकुमार बोला, देव, मैंने उस राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। मैंने राजा से लेकर मजदूर तक को साल भर घी शक्कर खिलाया और राज्य कर्मचारी मुझे पकड़ते ही नहीं थे, क्योंकि उन सब को मैंने मुनाफे में हिस्सा दिया। एक बार स्वयं राजा ने मुझसे पूछा कि शक्कर में ये रेत सरीखी क्या मिली रहती है, तो मैंने उत्तर दिया कि करुणा निधान, ये एक उच्च प्रकार की उच्च कोटि की खदानों से प्राप्त शक्कर है जो केवल राजा महाराजाओं के लिए मैं विदेश से मंगवाता हूँ। और वो यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरा ढोते थे वो भी मेरा ही मिलावटी माल बेचा करते थे और मंझले लुटेरे भाई को भी मूंगफली का तेल मिला घी तथा रेत मिली शक्कर मैंने खिलाई। और मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सीधे राजा को कोई एक भी दिन नहीं रहने देगा और मुझमें राजा के दोनों योग्य गुण हैं, इसीलिए इस गद्दी का मैं हाँ राघव, आवाज नहीं आ रही बेटा? राघव म्यूट हो गया राघव। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है ओके। नहीं, राघव की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ, आ रही है हाँ। और ये मैं जो तीसरा लड़का था उसने बोला कि ये मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो कि मेरे पास है। 10 लाख सुनकर दरबारी आके और ज्यादा फट गई। तब राजा ने सबसे छोटे राजकुमार की ओर देखा और छोटे राजकुमार वेशभूषा और भाव भंगिमा उन तीनों पुत्रों से भिन्न थी। वो शरीर से अत्यंत सादे और मोटे कपड़े पहने था, पांव और सिर नंगे थे। उसके मुख पर बड़ी सरलता और आंखों में बड़ी करुणा थी। वो बोला, पिताश्री, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो यह सूझा कि मैं क्या करूं। कई दिनों में भूखा प्यासा भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने पहुंचा और उस पर लिखा था सेवा आश्रम। मैं भीतर गया तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गया। ऐसा ऐश्वर्य तो राजभवन में भी नहीं मिलता। वहां 3-4 आदमी बैठे स्वर्ण मुद्राएं जो है गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भद्रो, तुम्हारा धंधा क्या है? उनमें से एक बोला, त्याग और सेवा। मैंने कहा, भद्रो, त्याग और सेवा तो धर्म है, तो ये धर्म कैसे हुआ?
वो आदमी चलकर बोला, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी, जा अपना रास्ता ले। स्वर्ण पर मेरी ललचाई दृष्टि अटकी रह गई। मैंने पूछा, अरे तुमने इतना स्वर्ण पाया कैसे? तो वो आदमी बोला, धंधे से। मैंने पूछा, भैया कौन सा धंधा? तो गुस्से से बोला, अभी बताया ना, सेवा और त्याग का धंधा, तू क्या बहरा है? वह गुस्से से, उनमें से एक को मेरी दशा देखकर दया आ गई और उसने कहा, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मैं भी आपका धंधा सीखना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सारा स्वर्ण कमाना चाहता हूँ। उस दयालु आदमी ने कहा, तो तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा, हम 1 सप्ताह में तुझे सेवा और त्याग के धंधे में पारंगत कर देंगे, शुल्क लिया नहीं जाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हाँ इंस्टाग्राम हेलो। भी चेक कर रहा, तो 2-3 मिले, मैं लिंक सेंड करता हूँ आपको अभी। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? मैं लिंक सेंड कर राघव। रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम। हाँ बताइए बताइए। राघव आवाज नहीं आ रही बेटा? राघव। कॉल आ गई उसकी। अच्छा बेटा, राघव इसके बीच में कॉल मत अटेंड करो, मुझे कब थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अरे सर आवाज आ रही है? हाँ कॉल आ ठीक गई है। थी सर, वो व्हाट्सएप हाँ पे। चलो बोलो, आ रही आवाज आ रही है? अभी बस खत्म होने वाली, थोड़ी हाँ सी आ और रही बची है, है। आ रही बोल। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। राघव आवाज आ रही है आपकी। मैं फिर से ज्वाइन कर ले रहा हूँ। क्या बोल देंगे? राघव आ रही, आवाज आ रही तुम्हारी? अच्छा सर, मैं मुझे आप लोगों की नहीं आ रही, खैर मैं पूरी ये स्टोरी वो कर देता हूँ, नरेट कर देता हूँ प्रॉपर। हाँ। तो उस दयालु आदमी ने कहा, तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा, हम 1 सप्ताह में तुझे सेवा और त्याग के धंधे में पारंगत कर देंगे, तुमको कुछ नहीं लिया जाएगा, पर जब तेरा धंधा चल पड़े तो श्रद्धा अनुसार गुरु दक्षिणा दे देना। पिताजी, मैं सेवा आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा और मैं वहां राजसी थाट से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, बढ़िया भोजन करता और साथ में सुंदरिया पंखा झलती, सेवक हाथ जोड़े सामने खड़े रहते। और अंतिम दिन मुझे आश्रम के प्रधान ने बुलाया और कहा, वत्स तू सब कलाएं सीख गया, भगवान का नाम लेकर कार्य आरंभ कर दे। उन्होंने मुझे ये मोटे सस्ते वस्त्र दिए और कहा, बाहर से ये तेरी रक्षा करेंगे जब तक तेरी अपनी अट्टालिका नहीं बन जाती, तू इसी भवन में रह सकता है, जा, भगवान तुझे सफलता दे। बस उसी दिन मानव सेवा संघ मैंने खोल दिया और प्रचार कर दिया कि मानव मात्र की सेवा करने का बीड़ा हमने उठाया है, हमें समाज की उन्नति करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, गरीबों, भूखों, नंगों, अपाहिजों की हमें सहायता करनी है। हर व्यक्ति हमारे इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए, हमें समाज सेवा के लिए चंदा दे। पिताजी, उस देश के निवासी बड़े भोले हैं, ऐसा कहने से वे चंदा देने लगे। मझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था और बड़े भैया के सेठ ने भी दिया और बड़े भैया ने भी पेट काट कर 2 मुद्राएं रख दी। लुटेरे भैया ने भी मेरे चेलों को 1 सहस्त्र मुद्राएं दी, क्योंकि एक बार राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आए तो उसे आश्रम में मेरे चेलों ने छिपा लिया था। पिताजी, राज्य का आधार धन है, राजा को प्रजा से धन वसूलने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नता पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है, उसे बिना नस्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए और मुझ में यह गुण है, इसीलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो मेरे पास है। 20 लाख सुनते ही दरबारियों की आंखें इतनी फटी कि कोरों से खून टपकने लगा। तब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर आपकी क्या राय है, चारों में से कौन राजकुमार होने के योग्य है? मंत्रीवल बोले, महाराज इसे सारी राजसभा समझती है कि सबसे छोटा राजकुमार ही सबसे योग्य है। उसने 1 साल में 20 लाख मुद्राएं इकट्ठी की, उसमें अपने गुणों के सिवा शेष 3 गुप्त कुमारों के गुण भी हैं, जैसे परिश्रम उसके पास है, दूसरे कुमार के समान वो साहसी और लुटेरा भी है और तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी। अतएव
राजगद्दी जो है उसे ही दी जाए। और मंत्री की बात सुनकर पूरी राज्यसभा ने ताली बजाई। दूसरे दिन छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की गुणवती कन्या से उसका विवाह भी हो गया और चौथे दिन मुनि की दया से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुख से राज करने लगा। कहानी थी सो खत्म हुई और भैया जैसे उसके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। बहुत बढ़िया। असुविधा के लिए हमें खेद है, बीच में जो भी असुविधाएं हो। नहीं, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत आनंद पूर्वक कहानी। मतलब समझिए कि जैसे कहते हैं कि जो देश के हालात हैं उनको बयां करती कहानी है ये। मैं मालूम है, मैं मालूम है। बंद करना, बंद कर दूँ। हेलो, अब सभी लोग कहानी के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। हेलो, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, कैलाश वाजपेयी जी, हेलो, कैलाश वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, हाँ हाँ, कुछ विचार रखिए आप भी। परसाई जी 1995 में चले गए थे, 10 अगस्त 1995 को। जी जी। लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है। जिस कहानी से भी स्पष्ट होता है कि जो देश की दशाएं हैं जी, वो आज भी कुछ वही इशारा कर रही हैं कि चोरी, बेईमानी, लूट, भ्रष्टाचार वो सब पूरे देश में व्याप्त है। उससे अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वाजपेयी जी अपना कैमरा इसलिए खोल लीजिए। कहानी कैमरा प्रासंगिक है, आज के युग में भी प्रासंगिक है। वाजपेयी जी अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। कैमरा, हाँ, आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है, कैमरा भी ओपन कर लीजिए। कैमरा नहीं सेट हो रहा है किसी कारण से। अच्छा, दूसरे जी। आप दूसरे वक्ता को आमंत्रित करिए। नहीं नहीं, आप बोलिए और बताइए और कुछ अपने के परसाई जी के बारे में। अब ये तो प्रासंगिकता की बात आपने की, बिल्कुल सही है, वो प्रासंगिक है आज भी परसाई जी। और परसाई जी के बारे में ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि व्यंग के पहले व्यंगकार के रूप में, व्यंग विधा पहले साहित्य में मान्य नहीं थी। व्यंग लिखते ही नहीं थे लोग, हल्की फुल्की रचनाएं लिखते थे। लेकिन व्यंग जो लिखे हैं पहली बार हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हिंदी साहित्य में। परसाई जी ही व्यंग विधा के प्रणेता हैं, ये समझ लीजिए। जी। और फिर तो शरद जोशी और अपने केपी सक्सेना जी, ये तो बहुत हुए, लेकिन ये बाद के हैं। प्रणेता के रूप में परसाई जी ही हैं व्यंग विधा के। जी। और कोई साथी अपने विचार व्यक्त करें। दादा आप कुछ बताएं, कृष्णा दादा अपना ऑडियो खोल लीजिए। हाँ जी, अपने विचार रखिए दादा। देखिए, हरिशंकर परसाई जी ने जितने भी नाटक लिखे हैं इसमें एक तो अभी राघव ने बताया है, दूसरा अंकिति रघुमंडल में उनका 10 दिन का अनशन, जी उसके कई शो 8-10 शो किए हैं और आप ही ने उसको डायरेक्ट किया था। जी तो वो उनके जितने भी नाटक हैं उस नाटक में उन्होंने एक चीज ध्यान हमेशा हर नाटकों में दी है अपनी। हेलो, जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। हर नाटकों में एक चीज का ध्यान दिया है कि जब उनका नाटक कोई भी संस्था प्रस्तुत करती है तो उन्होंने दर्शकों का बहुत ध्यान दिया है कि दर्शक हमारे उन नाटकों से बंधे रहें। उसमें उन्होंने 3 चीजों का बहुत ख्याल रखा है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर नाटक रखे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर लिखे हैं नाटक, तो उसमें उन्होंने हाथ से जरूर डाला है ताकि दर्शक उस भ्रष्टाचार को
हाथ के माध्यम से उसको करें। ये देखिए 10 दिन से के अनशन में मेरा ख्याल उन्होंने बहुत ये नाटक इतना अच्छा लिखा है 10 दिन के अनशन में, क्योंकि अनशन एक ऐसा हथियार है जो मजदूरों के लिए या जिसकी मांग ना हो, यानी हम अपनी अच्छी मांगों के लिए अगर हम शोषित हो रहे हैं, ओपन है यार, अगर हम शोषित हो रहे हैं, अगर हमारी कोई डिमांड है, अगर हम कहीं मजदूरी कर रहे हैं, वहां हमारा शोषण हो रहा है, तो उन्होंने उसके माध्यम से जो आज के संदर्भ में हर अनशन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि ये अनशन जो लिखा है शंकर परसाई ने, अनशन शब्द ये है कि हम अपनी अच्छी मांगों के लिए, अच्छी डिमांड के लिए हम इसको अनशन करें। देखिए गांधी जी ने अनशन किया देश को आजादी के लिए, तमाम मजदूर करते हैं अपनी डिमांडों के लिए अनशन, लेकिन उन्होंने एक चीज का ध्यान रखा कि इस अनशन का राजनीतिकरण कितने हिसाब से जो राजनीतिक है, जो नहीं चाहते हैं कि हम इस चीज को ध्यान में रखें, वो उसका राजनीतिकरण कर लेते हैं। और किस तरह राजनीतिकरण करके हम पब्लिक को और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा है कि हम अगर नाटक में कोई जो दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो उस मैसेज को देने में कितनी कठिनाई, कितने रास्ते आते हैं, उन रास्तों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है अपने नाटकों में। अगर उनको भ्रष्टाचार करना है तो राजनीतिकरण किस कदर हावी हो जाता है, सब चीजें बताई हैं। हालांकि मैंने उनका एक नाटक ये जो अभी राघव ने किया है, ये मैंने उनका नाटक शायद हम लोग कहीं गए थे उमेश जी के साथ, वहां देखा था, और 10 दिन का अनशन तो मैंने ये देखा है। बहुत ही अच्छा उन्होंने नाटक लिखा और प्रस्तुतिकरण भी अंतुति रंगमंडल ने बहुत अच्छा किया। और हम यही कहते हैं कि वो हमारे आज बीच नहीं है, उनको नमन है, और बहुत ही अच्छे लेखक थे। और उनके हर नाटक आप जब भी करेंगे तो लगेगा हम आज के संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि राघव ने अभी जो कहानी सुनाई है उसमें सीधा सीधा देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने राजा के 4 पुत्रों द्वारा ये कहते कि राज्य किसको मिलना चाहिए, और उसको हर कैरेक्टर को, यानी उन्होंने राजा के पुत्रों द्वारा आज के कैरेक्टरों को उन्होंने दर्शाया है। तो ये बहुत खूबी थी उनके लेखकों में, और मैं उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। दादा ने बिल्कुल सही कहा कि दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कि मतलब वो अभी जो कहानी आज राघव ने पढ़ी उसमें भी वही चीज था कि मतलब जो है किस तरह से उन्होंने आज के कंटेम्प्रेरी मतलब आज के माहौल को प्रासंगिक कर दिया। धुरिया जी आप कुछ विचार व्यक्त करेंगे अपने? धुरिया जी, हरिशंकर परसाई जी पे कुछ विचार व्यक्त करेंगे? ये खुला है, कितना था 10 साल के बच्चे हो गए थे। अनीता जी आप कुछ बताइए, आप बोलिए बोलिए कुछ। माइक ओपन। कौन लालू नीचे ना? अनीता जी, हेलो अनीता जी। हाँ सुन रहे हैं। हाँ बोलिए, कुछ विचार रखिए अपने। आप तो शिक्षिका मैं तो हैं, आप शिक्षिका हैं, कुछ विचार व्यक्त करिए। कैसे मतलब लेखन उनका कैसा लगा आपको, उनका लेखन? अभी एक स्टोरी सुनी आपने। लेखन, हाँ उनका लेखन बहुत अच्छा है, और राघव जी ने जिस तरह बताया वो बहुत अच्छी तरह से बताया।
बहुत अच्छे व्यंग लिखते थे, इसके बारे में तो हमें पता है, लेकिन आप लोग से जुड़ने के बाद कुछ चीजें और मुझे पता चल रही हैं। आप लोग बहुत सीनियर हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये फर्स्ट मीटिंग का, तो बस मेरे कोई खास सवाल नहीं होंगे। आप सभी साथियों से परिचय भी कराना चाहूंगा मैं अनीता जी का। अनीता जी पहली बार हम लोगों की मीटिंग में है। ये मिसेस अनिता तिवारी जी हैं और इलाहाबाद की हैं, इलाहाबाद से मूल रूप से। और अभी हम लोगों ने 2017 में एक जो फिल्म की थी गालिब, उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया है। तिवारी जी मैं बनाऊं, मेरी पत्नी का कैरेक्टर इन्होंने किया है। और काफी थिएटर की शौकीन है, लिखने पढ़ने की शौकीन है, पेशे से ये शिक्षक हैं। किसी एक बहुत अच्छे इलाहाबाद के बहुत बड़े रेनाउंड स्कूल में टीचर हैं ये। तो जी बिशप जी, क्या नाम बताया आपने? बिशप जॉनसन। हाँ बिशप जॉनसन, हाँ बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। तो और कोई साथी अपने विचार व्यक्त करें? परसाई जी के बारे में डॉक्टर साहब जी, परसाई जी के बारे में ये और बताना है, जितने व्यंग शायद उन्होंने, जितनी व्यंग रचनाएं उनकी आई हैं शायद ही किसी दूसरे व्यंगकार की आई हों। और उनकी सारी जो समग्र एक परसाई रचना वाली 6 खंडों में आई है, 6 खंडों में, और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और उनकी निठल्ले की डायरी बहुत चर्चित रही है। निठल्ले की डायरी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, दिखावा, जो दोगलापन होता है आज के आदमी का, जो दोगलापन है उसको बड़ी उन्होंने ढंग से उजागर किया है। इसके अलावा उनके सारे व्यंगों में सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, शोषण पे व्यंग है, तो जिस ढंग से उन्होंने व्यंग किया शायद ही किसी व्यंगकार कर पाया हो। और व्यंग लेखन बहुत कठिन विधा है, व्यंग कोई आसान विधा नहीं है। हिंदी साहित्य की व्यंग विधा जो बहुत कठिन विधा है, और उस पर कलम चलाई। और मेरी समझ से जितने व्यंगकार हुए हैं, चाहे वो शरद जोशी हों, केपी सक्सेना जी हों, या आज के जो व्यंगकार हों, कहीं परसाई जी को छू पाएंगे ये तो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि परसाई जी तक कोई पहुंच पाएगा। तो आज उनकी जन्मदिन पे जो आपने ये आयोजन किया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आप बधाई के पात्र हैं। और मैं परसाई जी को नमन करता हूँ, उनकी स्मृति को। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, रचनाकार चला जाता है दुनिया से, लेकिन उनकी रचनाएं जिंदा रहती हैं, और वो रचनाओं में अपनी जिंदा रहता है सदैव। और परसाई जी हम लोगों के बीच में इस तरह से हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। उनकी यादों को नमन है। दूसरे वक्ता को बुलाइए आप। हाँ, वाजपेयी जी ने भी जो कहा बहुत सही बात है कि देखिए मुंशी प्रेमचंद हो या एक ब्रिटिश राइटर जो हम लोगों ने जिनका बहुत कई बार नाटकों का मंचन किया है, जांच पड़ताल, गोगोल, ये जो भी देखिए है क्या, ऐसे तो राइटर्स बहुत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो राइटर जो लेखक हैं या रचनाकार, वो हमेशा जैसे कितनी कालजयी हो जाते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं लोगों के दिलों में अपनी रचनाओं के जरिए, जो समाज से जुड़ी हुई कोई चीज लिखते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब सोशल आपके जो इश्यूज हैं वो उनको अगर आपने सही उनका आकलन किया, उनको सही ढंग से अपनी रचना में दर्शाया है, तो वो रचना जो होती है वो कायदे रचना हो जाती है। कभी भी उसको करेंगे। अब देखिए जांच पड़ताल लोगों का जो प्ले है वो लगभग 150 साल पहले लिखा गया है, 1800 कुछ में लिखा गया, और आज भी हम लोग जब करते हैं जांच पड़ताल तो हिट होता है। उस पर फिल्म भी बनी। मुंशी प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई जी हैं, है ना, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये सब ऐसे लेखक हैं, मोहन राकेश हैं। तो वो राइटर हैं ये सारे जिन्होंने जो भी अपनी रचना लिखी, उस रचना में जो भी उन्होंने मतलब एक जैसे कहते सोशल इश्यू को उठाया, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाया। मिसेस जॉली घोष, जॉली मैडम, हेलो जॉली मैडम, जॉली मैडम, मेरी आवाज सुन रही है? इससे कैसे होगा ये यार? जॉली मैम आपका माइक म्यूट है। जॉली मैम आपका माइक म्यूट है। सर ये मेरी आवाज सही नहीं आ रही, ये खराब है थोड़ा सा, इसलिए। नहीं आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कुछ अपने विचार रखिए। पापा दोनों चले जाओ, उसके पार्क वाले क्या आ गए हो तो
जॉली मैडम अपने कुछ विचार रखिए। हेलो जॉली मैडम। ओमेन जी जी ना पापा ओमेन जी ट्रेनिंग ऑन ऊपर से। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी दादा? हाँ दादा आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोल रहे हैं। एक रचना ने लिखी थी और मुझे याद नहीं पड़ रहा है। मैं आपने इलाहाबाद का जिक्र किया तो मैं इलाहाबाद शायद गया था 87 या 88 में। तो मैंने वहां पर एक दिल्ली से कंपटीशन आया था प्ले, उसमें लिखी थी उनकी हसनका कसाई जी की शिकायत मुझे भी है। अच्छा वेरी गुड। उनकी रचना शिकायत मुझे है। तो मुझे याद है अच्छी तरह जब दर्शक वहां से निकल रहे थे, हालांकि वो नॉर्दर्न रेलवे का कंपटीशन था और दिल्ली की किसी संस्था ने किया था, शायद दिल्ली के रेलवे वर्कशॉप वालों ने किया था और उसमें एनर्जी के भी कुछ प्ले थे। तो लोग दर्शक निकल रहे थे और जैसे कोई फिल्म देखे आप तो गाना पसंद आए, गाना गाते गाते तो वहाँ दर्शक एक दूसरे कह रहे थे देखो भाई शिकायत तुमसे मुझे भी है, शिकायत मुझसे तुम्हें मुझे भी है। तो वो प्ले ऐसा उन्होंने लिखा है कि आप अगर उसको पढ़ें तो देखेंगे कि पढ़ने वाला भी थोड़ी देर में कहने लगेगा शिकायत तुमसे मुझे भी है। तो उनकी रचनाओं का कोई जोड़ नहीं। हाँ उनकी रचनाओं का कोई जोड़ नहीं। एक उन्होंने लिखा था कि अपनी अपनी बीमारी, कुछ इसी तरह का नाम है, अपनी अपनी बीमारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। हाँ उसमें ये तो मैं रचनाएं इनकी पढ़ी भी है और जैसे हम लोग उनकी रंगमंडल लेके जाते हैं कहीं तो दिमाग में हमारी तो आदत है कि ये देखते रहते हैं। मैन की भी आदत है कि जो नाटक कोई और भी संस्था करती है उसको मैंने बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं हम लोग। तो ये हम सबका भी है कि अगर आप किसी भी समारोह में जाएं तो सबकी जो अगर समय मिलता है तो देखते हैं, तब वहाँ से यादें ताजा होती हैं सबसे अपनी अपनी। और बहुत अच्छा उनका कंसेप्ट हमें, और सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये है कि अपने नाटकों में ऐसी भाषा सीधी सीधी डालते हैं जो दर्शकों के बिल्कुल दिमाग में घुस जाती। दादा नाटक नहीं, इनके व्यंग को ही नाटक के रूप में करते हैं लोग, रूपांतर करके। अपनी अपनी श्रद्धा का दौर पे इनको अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ कुछ इसी तरह हमें अभी एकदम ध्यान आया कि कुछ इसी तरह श्रद्धा का दौर। हाँ हाँ मैं जी बोलिए आप। देखो जरा दादा बोलिए। हाँ बोलिए उमेश जी, बोलिए। बीच बीच में ध्यान आता है दिमाग में तो बता देते हैं। देखिए है क्या, अभी आपने दादा ने देखिए जो बोला, हम लोगों को भी ये मतलब होता है कि अभी हम लोग जैसे रांची गए थे, तो पिछले साल रांची गए थे मार्च में, तो वहाँ पे एक कुछ नाटक था शायद उनकी लाइफ पर, कुछ द्रोणाचार्य कुछ ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल प्रसंग पे था। तो हम लोगों की कोशिश रहती कि जब भी किसी फेस्टिवल में जाएं तो नाटक हो आगे और पीछे के तो जरूर देखते हैं हम लोग। कई बार वो नाटक था एकलव्य की बात थी, एकलव्य की बात थी। हाँ देखिए कितना अच्छा प्ले था कि वो उसको तब से लेके एकलव्य के टाइम से लेके उसको कंटेम्पररी प्रेजेंट टाइम पे लाए थे कि आज भी जब एक गरीब आदमी का बच्चा कुछ अच्छी शिक्षा लेना चाहता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती है।
दिया। और कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। दादा प्रणाम। हाँ, कल मैंने देखा आपका। हाँ, कल मैंने देखा डॉक्टर साहब का। अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा डॉक्टर साहब बने थे, शील वील लगाए हुए। ड्रग्स का धंधा करते हैं क्यों सर? अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, हम कह रहे हैं ड्रग्स का धंधा मत करिए, ड्रग्स का धंधा नहीं किया जाता है। दो को मार भी देते हैं, दो की हत्या भी कर दी भैया। थोड़ी जाति कराते हैं। अरोड़ा जी बहुत अच्छे कलाकार हैं भाई। तो महेंद्र जी दादा। हाँ, तुम परवीन पे तो लगा रहे हो, दो हत्या कर दी, और पुरुष में तुमने कितने गलत काम किया। दादा थैंक यू, दादा थैंक यू। मेरा सपोर्ट हो जाता था। देखिए ऐसा है, इस बारे में तो मेरा ये कहना है कि एक एक्टर जो होता है विभिन्न किरदारों को जीता है। एक एक्टर जो होता है वो विभिन्न किरदारों को जीता है। और मुझे याद आता है कि एक बार प्राण साहब का इंटरव्यू आया था। तो प्राण साहब तो विलन के रोल करते थे शुरुआत में। तो उनसे जब पूछा गया कि लोग आपको गालियां देते हैं तो मतलब कैसा लगता है, तो प्राण साहब बोले, तभी मुझे बहुत मजा आता है, मैं ताली बजाता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे कैरेक्टर से लोग कितने गुस्सा हो रहा है, मतलब कितना आक्रोश है उनके अंदर, यानी कि मेरी एक्टिंग जो है वो सफल है। तो ये एक्टर जो होते हैं, एक्टर्स की एक बहुत बड़ी कलाकार की यही देखी खूबी है कि वो एक अच्छा, अब जैसे कैस्ट्रो मुखर्जी शराब पीते नहीं थे और उन्होंने जीवन में शराबी की एक्टिंग की। मैं बताऊं ओमेन जी, हाँ, मैं बताऊं आपको, कथा नंदन में मैंने ठाकुर का रोल किया था। ठाकुर का, और उसमें पगड़ी बांधे थे, शेरवानी थी और हाथ में छड़ी थी। तो अगर पुराने लोग हैं जिन्होंने वो देखा है प्ले, तो मुझे कानपुर में उस समय जीवन की उपाधि दे दी गई थी। बताइए। क्या बात है। जीवन की उपाधि दे दी गई थी। हाँ, कि जीवन की उपाधि। पूजा जी। हाँ, बोला प्रवीण बोले। हाँ, पूजा जी बोलिए। आप सबको नमस्कार सर। हमने अभी जितना भी देखा पढ़ा परसाई जी के बारे में, उनको जो एक विकलांग श्रद्धा वाला जो एक लिखा लेख पर जो उनको सम्मान मिला है, उसके बारे में किसी को आइडिया है उसका? क्या वो एक्चुअली में था क्या? उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब जिसको कहते हैं ना, इतना अच्छा लिखा उन्होंने कि श्रद्धा है क्या, और वो भी व्यंग के रूप में। तो मैं चाहूंगी कि अगर सर आप में से किसी को भी उनके इसके बारे में कुछ पता हो तो जरूर शेयर करें यहाँ। भाई किसी साथी ने पढ़ी है स्टोरी? कैलाश भाई ने लगता पढ़ी है। विकलांग श्रद्धा। वाजपेयी जी पढ़ी है? कैलाश भाई ने लगता पढ़ी होगी। वाजपेयी जी। अरे कैलाश भाई, हेलो। वाजपेयी जी लगता है, वाजपेयी जी दिख नहीं रहे हैं। वाजपेयी जी दिख नहीं रहे हैं। चलेगा जी, लगता है आज चले गए। तो राघव हैं कि नहीं? राघव कहानी से राघव सर, राघव भी चले गए। राघव भी चले गए। अनीता जी कुछ आप अपने विचार रखिए। अनीता जी कुछ रखिए भाई, आप शिक्षिका हैं, मतलब शिक्षिका तो बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा काम होता है शिक्षक का।
अभी वर्तमान की स्थितियों पे या कुछ बोलिए, बताइए, तो विचार रखिए अपना। हरिशंकर परसाई कर लो, हरिशंकर परसाई जी की श्रद्धा। मेरी आवाज आ रही है अंता जी? जी आ रही है। हाँ, कुछ विचार रखिए। अरे कुछ भी विचार रखिए, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि सब बात कोई वो है, सब हम लोग रंगकर्मी साथी हैं, और क्या। एक टॉपिक इसमें आया था, भ्रष्टाचार आया था। एक टॉपिक आया था इसमें, भ्रष्टाचार आया था। तो मतलब ये जर्नल में बात कर रही हूँ। तो भ्रष्टाचार हमारे चारों तरफ है, इसके पीछे बहुत लोग लगे। हाँ, बहुत लोग लगे। कुछ लोग मतलब चाह कर भी उस चीजों से नहीं हट सकते हैं। लाभ भी हम होते हैं, लेकिन उसके कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। आप भ्रष्टाचार तो देखिए समाज में ले लीजिए। हाँ, समाज में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, सही कह रही हैं। समाज में हर जगह है, और इसके खिलाफ होकर के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जगह हम खुद मजबूर हो जाते हैं इन चीजों के लिए। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही कुछ पढ़े लिखे लोग होकर के भी करते हैं ये। लोग यहाँ कहते हैं एजुकेटेड पर्सन, बट एजुकेटेड पर्सन भी यही करते हैं। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है वाजपेयी जी? अभी हम चले गए, आवाज आ रही है। हमारे मित्र का ऑनलाइन काव्य पाठ हो रहा है, उसमें चले गए। आप बताइए कैलाश भाई। जी जी, बोलिए। वो जिसपे उनको अवार्ड मिला था, वो कहानी के बारे में कुछ मालूम है आपको? अच्छा, विकलांग श्रद्धा का दौर। हाँ, वो एक विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर में असल में वो आपातकाल से संबंधित उसमें व्यंग हैं। जो आपातकाल लगा था 1975 में, तो उसी बीच परसाई जी का पैर भी टूट गया था। तो उसी मना स्थिति में उन्होंने लिखा था एक तो वो विकलांग हो गए थे अपने को, दूसरे वो आपातकाल का दौर था, तो विकलांग था सभी कुछ। शासन प्रशासन जो लोग उस पीरियड में थे वो जानते हैं कि वो आपातकाल कैसा था। तो वो आपातकाल पे लिखी उनकी रचनाएं हैं, जिसपे बाद में उनको अकादमी पुरस्कार मिला था। उसी का वर्णन है। लेकिन उसमें वर्णन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और मजेदार बात ये थी कि पैर छूने को लेके जो उन्होंने फड़कन और जो शब्दावली इस्तेमाल करते थे परसाई जी, वो इतनी मतलब छूने वाली शब्दावली होती थी उसको कि मारक कह सकते हैं। कटाक्ष को, जी बिल्कुल, कटाक्ष को भी वो इतने कहते थे कि जूते को छाल में लपेट करके, कटाक्ष भी इतना मतलब मखमल के कपड़ों में लपेट करके इस्तेमाल करते थे कि वो वाकई में लगता था कि ये मतलब व्यंग है, कि ये कटाक्ष है, या आखिर है क्या। पैर छूने को लेकर के उन्होंने कहा था कि श्रद्धा क्या है। मतलब एक व्यंग था कि आजकल जो नवयुवक हैं वो किस तरीके से पैर छूने को ही एक इतनी बड़ी इशू बना देते हैं। उसको उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से जो वर्णन किया था, और उसी में ही शायद मेरे ख्याल में इनको सम्मान भी मिला था उसी काव्य के लिए। बहुत 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 सीन के अंदर। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बात बताई। जी सर, ये वाकई में हमने भी जब इसको पढ़ा था तो हमको भी लगा कि ये मतलब इसमें हंसना चाहिए कि ये एक सोचनीय, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट टू बी थॉट, ये सोचनीय विषय बन गया था कि ये वाकई में ये हंसने वाली चीज है कि ये आपने आत्ममंथन करने वाली चीज है। बहुत बढ़िया लगा था ये उनका लेख पढ़ के। समाज को आईना दिखाने का काम किया उन्होंने। बहुत 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 था उनका सर।
जैसे वो माटी पे लेक वाला था, वो भी उनका बहुत अच्छा वर्णन था कि उन्होंने छोटी छोटी सी चीजों को भी, मतलब हर कोई ऐसी चीज नहीं थी आती थी सामने उनके, कोई भी अगर एक कप भी आ जाता था तो उसको भी वो इस तरीके से प्रस्तुत करते थे शब्दों में कि वो वाकई में पढ़ने लायक ग्रंथ बन जाता था। छोटी छोटी बातों को लेके उन्होंने बहुत करारे व्यंग किए। जी, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने। आज हम लोगों के साथ में एक बहुत बड़े राइटर भी आने वाले थे, प्रेम जन्मेजय जी, शायद, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कहीं वो बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, तो नहीं आ पाए हैं। तो बड़ी अच्छी चर्चा रही। और कोई साथी अपने विचार रखना चाहें? और कोई साथी अपने विचार रखना चाहें? डॉक्टर साहब जी जी, एक बार शिकायत मुझे भी है करना है। क्या बताइए? शिकायत मुझे भी है करना है। हाँ नहीं, बढ़िया है, अच्छा करिए 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 हाँ करिए। नहीं, अरे उनके तो सारे नाटक जबरदस्त है भाई, मतलब सारी स्टोरीज जो है वो नाटक करने योग्य है। हाँ, तो दादा ने तारीफ की तो उसको किया जाए, ढूंढिए स्क्रिप्ट उसकी। सर्च करते हैं। हाँ, उसका नाटक रूपांतरण कर लिया जाएगा। हाँ भाई हम लोग तो देखिए प्रयोग करते ही रहे हैं। अभी देखिए कि मतलब जो है चाहे पुरुष हो या आज के गगन दमामा बाजी हो, हम लोगों को देखिए अब लॉकडाउन पीरियड है, इस दौरान भी कोशिश हम लोगों की यही है कि हम लोग वेबिनार या कुछ और क्रिएटिव काम करके लोगों को जोड़े रखें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो अनुतति का तो भाई हमारा लोगों की कोशिश हमेशा की है। अब आज हमारे प्रवीण भाई जुड़े, आज हमारे प्रवीण भाई भी जुड़ गए। हाँ, प्रवीण अरोड़ा जी, प्रवीण भाई सर वो लेफ्ट हो गए प्रवीण सर। अच्छा, अरे वाह, परमिंदर पाल जी भी हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपको देख के। हाँ जी, देखिए सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ये परमिंदर जी हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम लोग पटियाला गए थे, तो उसकी पटियाला में जो कलाकृति है उसकी मतलब जो है मतलब बहुत सक्रिय पदाधिकारी हैं, सक्रिय नाट्यकर्मी हैं, और ये 30-35 साल से मतलब समझिए कि थिएटर में बराबर जुड़ी हुई हैं और थिएटर कर रही हैं। और बड़ा हम लोगों का एक मतलब जैसे कहते हैं सौभाग्य है कि मैडम साथ में हैं और बहुत सक्रिय हैं। इन लोगों का बहुत अच्छा फेस्टिवल था, हम लोग गए थे, पटियाला गए थे। बहुत अच्छा फेस्टिवल। बहुत अच्छा शुक्रिया आपका डॉक्टर उमेंद्र, और सभी साथियों को मिलकर, सभी को देख के, अनीता जी, बेबी सक्सेना जी, वो जो आपको चचा कह रहे थे, उनको मिलके सारे को बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से कम्युनिकेशन होती रहे, डिस्कशंस होती रहे, प्रेम बढ़ता है और जो बात मुद्दे की है वो आगे जाती है। जिस बात पे डिस्कशन हो रही है, अलग अलग तरह के विचार कोरोना के भाव से बंद नहीं हुआ, ये और बढ़ रहा है लोगों का मिलना जुलना। ये जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग और इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा मन था कि देखें आपको, जूम आपका आता रहता है, कई दफा लिंक नहीं मिलता, कई दफा कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है, मगर आज बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं सुन तो काफी समय से रही थी। जी। आपका स्वास्थ्य ठीक है मैडम? आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। जी, आपकी सेहत ठीक है ना? बिल्कुल। जी। अपने विचार रखिए, कुछ अंदर विचार रखिए, अपने कुछ विचार। हाँ जी, अपने कुछ विचार रखिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, बस अभी कुछ एक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक नेट पे करेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स का भाई स्टडी वगैरह चल रही है और कर रहे हैं। काम भी करने का जरूरी था। अभी कुछ एक कलाकारों की मीटिंग रखी थी, पटियाला के कलाकारों की, तो वो अटेंड करके अभी पहुंचे, तो आके आपका ऑन किया।
जी 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 जी। हाँ तो चलिए माहौल सब ठीक हो जाए, सब प्रभु की कृपा से सब बढ़िया हो जाए, फिर हम लोग पटियाला आएंगे। आपका पटियाला बहुत अच्छा लगा हमें भाई। वेरी वेलकम, यू आर बहुत ऑलवेज अच्छा वेलकम अरेंजमेंट जी। था, बहुत अच्छा। और भी कोई मित्र आना चाहें तो वो भी वेलकम है। हम चाहते हैं कि माहौल ठीक हो जाए तो फिर से हम नाटक मेला वगैरह या कुछ मिलने का ऐसा सबब बनाए जिससे काम भी हो और प्रेम भी हो। जी 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 सही कह रहे हैं। आज असल में देखिए है क्या कि कोरोना के टाइम में ये मतलब जो है जैसे कहते नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग 3-4 महीने से सारे लोग बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन जो वेबिनार्स हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे से विचार व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। मतलब ये दूरियां जो हैं इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दूरियों को खत्म कर दिया है। जी जब हम लोग लास्ट मिले हैं दिसंबर में, सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। बताइए ऐसा समय आएगा, सही ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा। ऐसा लग रहा था कि हम यूं ही नाचते गाते हंसते खेलते ऐसे मिलते रहेंगे, मगर एकदम से ही जैसे ही वो हुआ फरवरी ऑनवर्ड्स, दिसंबर में आप गए 19-20 को, 20 के बाद गए तो एकदम क्या महीना तो कुछ भी नहीं होता, तो उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो वी आर कन्फाइंड टू आवर हाउसेस ओनली एंड ऑल दैट। और आप सभी को मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत मुझे आपको देखकर मुझे लगा कि अरे आप भी मौजूद हैं। अभी आपकी उस दिन जो वो थी वेबिनार थी वो मैंने अटेंड की थी, जब उन्होंने रवि तनेजा जी ने ऑर्गेनाइज की थी। एक डॉक्टर साहब ऑनलाइन बहुत हो गया है। परसों मेरा भी था जूम पे इंटरव्यू था, डॉक्टर रवि तनेजा है उनके साथ। और आज फिर मेरे जो 9 बजे है नवनिंद्रा बहल जी पटियाले के रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ड्रामा में, और उनके फादर साहब थे बहुत बड़े नाटककार कपूर सिंह घुमन जी, तो उनके बारे में डिस्कशन है वो फिर अभी 8:30 बजे देखेंगे। तो कई दफा आया जाता है, कई दफा नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मगर आप निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, आपको हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी एनर्जी आप लोगों से हमें भी मिल रही है, और विश करते हैं और आगे तक करते रहो। मैडम क्या नाम है, जॉली मैडम पहचाना? देखिए ये पटियाला वाली मैडम है। हाँ हम पहचान गए, हम लोग पहचान गए, काफी मुलाकात हुआ। प्रवीण अरोड़ा जी, प्रवीण जी चले गए वो। प्रवीण जी शिवेन से पूछो चले तो नहीं गए? नहीं चले नहीं गए हैं भाई हैं, अभी हैं। नहीं प्रणाम करके जाऊंगा सबको, ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ प्रणाम करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जी जी तो प्रवीण जी कुछ आप विचार रखिए भाई अपने भी। भाई देखिए मैंने क्या कहते हैं ज्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आज सुनना चाहता था। बैंक से आने में अभी थोड़ी देर हो गई, तभी मैंने ज्वाइन किया। जी तो अभी कुछ मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता, तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आपने आज मुझे अपने साथ जोड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से मेरी मुलाकात हो गई इसी बहाने। कैलाश भाई का चेहरा नहीं दिखा। मैं रिटायर हो रहा हूँ। नवंबर में रिटायर हो रहा हूँ। प्रवीण भाई आइए साथ में फिर। हाँ और क्या, थिएटर कीजिए फिर जम के आके। हाँ थिएटर कीजिए जरूर। अरोड़ा जी, अरोड़ा जी हाँ जी अभी से आपकी बुकिंग है, आप नवंबर में रिटायर होइए, उसके बाद आइए थिएटर कीजिए आके। ठीक है थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी हैं भाई। जी सर, हम कोशिश करेंगे तो आपके साथ चलें। जी आप लोग इतना करते रहते हैं तो देख के लगता है हाँ भाई कोई इतना सक्रिय है तो कुछ कहने को नहीं। भाई देखिए होता क्या अरोड़ा जी कि कोई भी जो ग्रुप हो या कोई भी संस्थान हो, वो अच्छे व्यक्तियों से ही निर्माण होता है, अच्छे व्यक्तियों से, अच्छे कलाकार हो, अच्छे मतलब जो है कार्यकर्ता हो।
तो में आपके कुशल नेतृत्व में संस्था इतनी काम कर रही है, इतना आगे जा रही है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई शहर आपने छोड़ा हो जहाँ आपने प्ले न किया। और देखिए ये सामूहिक देखिए थिएटर जो है एक सामूहिक, जैसे कहते नहीं सामूहिक हवन होता है, तो उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल मतलब एक जो बैक स्टेज कर रहा है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बैक स्टेज के बगैर थिएटर नहीं होता है। तो बस यही राज्य कवर किए हम लोगों ने, प्रवीण जी, 16 राज्य हम लोगों ने कवर किए, 16 राज्य। 16 राज्य पिछले साल। पिछले साल 16 राज्य कवर किया। हाँ, हम लोग 16 राज्यों में प्ले कर चुके हैं और रिपीट भी करते हैं। हाँ, 16 राज्यों में और रिपीट भी 16 राज्यों में, एक बार नहीं गए, कोई चलिए कोई शहर छूटा तो हमें भी ले चलिएगा। आपसे तो हमने पहले ही कहा था, आपसे तो हमने बहुत पहले कहा था। नहीं, अब तब तो बैंक की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी कार्य की व्यवस्थाएं होती हैं। छुट्टी का चक्कर रहता था। छुट्टी का दिक्कत रहती थी जी। अभी तो अरोड़ा जी 3-4 सालों में जो काम का दबाव बढ़ा है बैंक के लोगों पे, डिफेंस के लोगों पे, वो मुझे मालूम है ना। मेरे एक साले साहब बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, तो अभी रिटायर हुए जुलाई में, तो बता रहे थे कि आपको सबसे ज्यादा मालूम होगा। हाँ, करने को जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता है। अच्छा प्रवीण भाई, हमको छुट्टी मिल जाती थी बैंक की तरफ से स्पेशल, इसलिए मैं कर पा रहा था। आपके ऊपर आरबीआई की छत्र छाया थी। नहीं, वहाँ स्पेशल छुट्टी मिलती थी इसके लिए भाई। सही बात है। देखिए इसलिए वो महेंद्र क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा मुद्दा आपने हम ये कह रहे हैं, महेंद्र ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी, रिजर्व बैंक में अरोड़ा जी, महेंद्र को रिजर्व बैंक से हम लोग साथ जाने के नाटक करने स्पेशल भी मिलती है, इसलिए वो इतने दिन तक ये कह रहा है। हाँ सर, देखिए इनके यहाँ वो स्पेशल नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जहाँ भी गए हैं तो वो सांस्कृतिक विभाग के कार्य जुड़े रहते हैं उसमें, तो उसी से इनको रिजर्व बैंक में इनके स्पेशल लीव अलाउ हो जाए। दादा की बात को हम थोड़ा और स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए ऐसा है, आज से 10, 12, 15 साल पहले तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में एक स्पेशल लीव हुआ करती थी, कल्चरल परफॉर्मेंस या वो अब वो धीरे धीरे करके सब कर्टल कर दिए उन्होंने, सब खत्म कर दिए। मतलब बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन होती थी, जिसके हर साल फेस्टिवल्स होते थे, तमाम आयोजन होते थे। ये 15 साल पहले की बात है, 15 साल। अब धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट जो है अपने कल्चरल कोटा, डिपार्टमेंटल तो बंद हो गया, बहुत साल हो गया। हाँ, डिपार्टमेंटल तो बहुत हो गए, बंद हो गए। यस, तो मेरे ख्याल से अब किसी को और विचार व्यक्त करना तो भी अपने विचार रखें। किसी और साथी को अपना विचार व्यक्त करना हो। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, हमको सुनाई दे रही है। साथियों, अभी हम लोग 29 तारीख को फिर मिलेंगे। 29 तारीख को हम लोगों की फिर एक वेबिनार है शनिवार को। उसमें फिल्मों के बहुत बड़े गीतकार हैं संदीप नाथ जी, वो आएंगे। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे कि आशिकी 2 फिल्म आई थी, उसमें आशिकी 2 में एक गाना था, बहुत हिट हुआ था, लोगों ने सुने होंगे उसके गाने। उसके अलावा पेज 3 का गाना है, वो कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ। तो ये सारे फिल्मों के जो गीतकार हैं, क्लिक करो स्क्रीन पे। संदीप नाथ जी हम लोगों के साथ होंगे, हम लोगों के साथ 29 तारीख। तो नेटवर्क की दिक्कत हो रही है के साथ कोई और अपने साथी का विचार व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, कोई साथी व्यक्त करना चाहता है अपना विचार, तो मैं समझता हूँ कि 6:30 हो गया है। तो हम लोग आज की वेबिनार का यहाँ समापन करते हैं, और 29 तारीख को हम लोग फिर पुनः मिलते हैं।
ओके, ठीक है ना। हाँ, उनके धन्यवाद। मिलते हैं और आज की वेबिनार यहीं पे समापन करते हैं। जो भी साथी शामिल सभी हुए, लोगों को नमस्कार। हाँ, सभी का आभार अदा करता हूँ। सुनो सुनो पापा, नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, सभी नमस्कार जी, साथियों से नमस्कार। मेरा सभी साथियों से मेरा आग्रह है, नमस्कार। 29 तारीख को जी, 29 तारीख को भी मौजूद हो रहेंगे। रहेगा बाहर से। सबको नमस्कार। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते दादा। नमस्ते जॉली मैम। नमस्ते। नमस्ते। सभी को प्रणाम। नमस्ते। जॉली मैम पान खा रही है। नमस्कार। 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 जॉली मैम पान खा रही है। अपने जॉली मैडम तो जब वहाँ आती थी असल में तो हम लोग को भी पान खिलाती थी भाई। मैडम के पान हाथ का खाए नहीं है बहुत दिन से। चलिए, थैंक यू उमेन जी, थैंक यू उमेन जी। और जितने भी इस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सबको थैंक यू, सबको नमस्ते मेरे तरफ से। और उम्मीद करती हूँ कि 29 को फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। हाँ, थैंक यू सो मच उमेन जी। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ दादा, क्या बता रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक सजेशन है मेरा आपसे कि एक इसी तरह की सेमिनार रखिए, जितने भी कलाकार आए वो अपने बारे में सब पूरा बताएं, उन्होंने सबसे किया, सब क्या क्या किया, क्या क्या कर रहे हैं। एक रखिए ऐसे, हाँ, कि सब लोग ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके, जान सके। इतना किया। हमारी पूरी यूनिट के भी लोग हों उसमें, सब हों जो भी, और सब अपने बारे में सिर्फ बताएं कि उन्होंने कब से शुरू किया, किसके साथ किया, क्या किया, अपने अनुभव हर आदमी, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, सब शेयर करे और सब अपने अपना, और उनको समय दे दिया जाए जितना समय है, तो जरा सा अच्छा रहेगा थोड़ा। नहीं, बढ़िया बढ़िया करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, सजेशन है हमारा। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और सभी जुड़ने वालों को नमस्कार। आप सभी का नमस्कार। मिलते रहेंगे। नमस्ते दादा, सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर मिलते हैं 29 तारीख को। नमस्कार दादा, नमस्कार गुड़िया जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हाँ।